अच्छा, एक सवाल अक्सर किया जाता है कि सीएसएस में इतने सारे बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। हमारे टाइम पे भी 30,000 बच्चे थे और तकरीबन 397 ने क्लियर किया ना एग्ज़ाम को। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि बच्चे फ़ेल क्यों होते हैं? पहली बात तो ये कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सिंपल थी। 2 लोग हैं, एक बंदा है वो 40 किताबें पढ़ता है, 1 साल मेहनत करता है, और एक सिर्फ 4 किताबें पढ़ता है। सही है। अब 4 किताबें वाला और 40 किताबों वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है पढ़ने में, लेकिन लिखने में 4 बुक जिसने पढ़ी है वो अच्छा है। उस वो जो 4 बुकें पढ़ी हैं उसका वो 95% या 90% जो मेन क्रक्स था वो बता के आ गया उधर, जो एग्जामिनर ने पूछा था उसको रेलिवेंट करके उधर बता के आ गया है। और दूसरा बंदा जिसने 40 बुक पढ़ी लेकिन वो रेलिवेंसी क्रिएट नहीं कर पाया और वो नॉलेज दे ही मुश्किल से 30 या 40% सका है। तो आप बताएं कौन पास होगा या किसके नंबर ज़्यादा होंगे? तो देखें, साथ साथ बुक्स पढ़ने के भी आपका ये रिटन का एग्ज़ाम है। एग्जामिनर ने ना चेहरा देखा है, ना उसे पता है कि इसने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कहाँ से बैकग्राउंड है, उसे आपका कुछ भी नहीं पता। उसके पास आपका पेपर होगा और आपके पेपर में आपने जो लिखा है वही होगा। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको लिखें। आपने इसकी रिटन एग्ज़ाम की बहुत प्रैक्टिस करनी है, आपने मॉक दे देने हैं। अगर किसी को चेक कराने तो चेक कराएं, नहीं करवाने तो भी कोई इशू नहीं होता, आप अटैम्प्ट कर लें। दूसरी चीज़ ये कि देखें, अब वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मेरे साथ भी मोस्टली ये होता था कि 20 मिनट तो हमने दे दिए एमसीक्यूज़ को। अब 4 सवालों को अटैम्प्ट करना होता है और 4 सवालों के अंदर ये होता है कि हम पहले सवाल को 1.5 घंटा दे देते हैं, दूसरे सवाल को 1 घंटा दे दिया तो 2.5 घंटे हो गए, और 20 मिनट वो गए तो 2 घंटे 40 मिनट हो गए। बाकी तीसरे चौथे सवाल के लिए गया तो 10-10 मिनट बच जाते हैं या कुछ हो जाता है। टाइम को मैनेज करना है। जैसे 20 मिनट आपने एमसीक्यूज़ के लिए दे दिए ना, अब 4 सवाल बच रहे हैं, मतलब 160 मिनट्स बच रहे हैं 180 में से। 20 मिनट तो एमसीक्यूज़ के हो गए, तो 160 मिनट को डिवाइड करें 4 से तो आप पे 40 मिनट्स आते हैं। तो आपने हर सवाल को 40 मिनट्स पे देना है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल को 45 पे ले जाओ, दूसरे को 45 पे ले जाओ, तो जो थर्ड और फोर्थ है वो 35 पे आ जाएगा। 5-5 मिनट उनके कम कर लो, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। अब बच्चे क्या करते हैं, पहला सवाल वो उठाते हैं जो सबसे अच्छा आता है, जाहिर सी बात है करना भी वही चाहिए, लेकिन उस पर वो 1-1.5 घंटा लगा देते हैं। और एग्जामिनर तो उसमें 20 में से ज़्यादा आपको 13-14 की जगह 16 दे देगा, 17 दे देगा, लेकिन जो एक सवाल 20 नंबर का आखिर में जो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है तीसरे और चौथे सवाल का, उसके तो वो नंबर नहीं देगा। वो आपको 20 में से 5 दे देगा, 6 दे देगा, 7। इस वजह से आपके नंबर कम आते हैं। और दूसरी चीज़, बच्चे चीज़ों में रेलिवेंस वो नहीं रखते, पूछता कुछ है बताते कुछ है, उस वजह से वो एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, वो उसके पास टाइम नहीं कि वो बैठ के देखे कि इसने रेलिवेंट इतना ज़्यादा लिखा या नहीं लिखा, क्यों किया हुआ है। तो आपने जो रेलिवेंट करना है उसको फैसिलिटेट करना है। ऐसे समझ लो 9th या 10th क्लास का छोटा सा बच्चा है, उसको आपने जाके पढ़ाना है। अब उस बच्चे को बिल्कुल छोटे से समझाना होता है, हर एक चीज़ें उसको फैसिलिटेट करके देनी होती हैं। भाई इसका ये। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कोटेशन दे सकते हैं, एविडेंसेस दे सकते हैं, एग्जांपल्स दे सकते हैं, सेइंग दे सकते हैं, पोइट्री है, बुक का रेफरेंस है, जो दिल करे दे सकते हैं, जिससे वो खुश हो जाए। इसमें मैप्स दे सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हाथ में कि उसको किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। तो फेल होने की ज़्यादा वजह ये कि रिटन प्रैक्टिस करके नहीं जाते, बगैर प्रैक्टिस के जाएंगे, बुक्स पढ़ लेते हैं और फिर लिखने का हुनर नहीं आता और फिर वहाँ जाकर हम फेल हो जाते हैं। सेकेंडली, टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आपको इशू बताया वो नहीं कर पाते। तीसरा चीज़, रेलिवेंसी और कोहेरेंसी नहीं होती, मतलब चीज़ें कुछ पूछी जाती हैं और बताई कुछ जाती हैं। तो ये इन तीनों चारों चीज़ों को सही करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सीएसएस हो या कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि एक बंदे ने जो पूछा है वो जवाब दोगे वो खुश हो जाएगा। अब ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या सीएसएस एग्ज़ाम पास हो सकता है या हम पास कर सकते हैं? तो देखिए, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारा वर्ड है लाइफ है ना, ज़िंदगी, हम जीने के लिए आए। तो लाइफ का एल हटा दो और ई हटा दो तो बचता क्या है, इफ़ का मतलब अगर। तो अगर हम ये इफ़ वर्ड को यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से तो हम हर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसे इफ़, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करता, अगर मैं मेहनत करता, अगर मैं सही तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ करता, अगर मैं अच्छी सोबत में रहता। तो अगर वर्ड को लगाकर आप अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छा बना सकते हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुंच सकते हैं। बाद में रिग्रेट होता है जब टाइम पास हो जाता है। अभी टाइम है, टाइम को सही तरह से यूटिलाइज़ करें। अगर वर्ड का जो इफ़ का है यूटिलाइज़ सही से करें। आपने उस अगर को बाद में रिग्रेट नहीं करना। आप ये बोलें हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी का टाइम सही चीज़ों पे लगाया, सिलेक्शन होती है नहीं होती, जॉब मिलती है नहीं मिलती, लेकिन आपने मेहनत की, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप ये बोलेंगे हाँ मुझे पता है कि मैंने मेहनत की थी। आप एक पढ़े लिखे बंदे के साथ भी बैठेंगे तो उसका अंदाज़ा हो जाएगा हाँ ये पढ़ा हुआ इंसान है। वो आपको ये नहीं हो सकता कि बातों बातों में दबा दे या झुका दे। आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकेगा। नॉलेज होती है हर जगह पे, आपको कॉन्फिडेंस देती है। आप 4 लोगों में बैठ भी सकते हैं, उठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसी से आती है। तो मैंने इफ़ की एग्जांपल दी है।
इसको सही वे में यूटिलाइज़ करना है और सारे सवाल जो भी है ज़िंदगी के, ये सोचना है कि बाद में रिग्रेट होने से बेहतर है कि हमने अभी मेहनत कर लेनी है, अभी हम कुछ कर लेंगे तो हमारे पास टाइम भी है, ज़िंदगी भी है और हम इसको यूटिलाइज सही से करेंगे। दूसरा वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड का मतलब क्या है? आई एम पॉसिबल। वो वर्ड भी खुद ही कह रहा है कि हम कर सकते हैं, मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो हमें सिर्फ एफर्ट रिक्वायर होता है और हमने एफर्ट करना है और हम हर चीज़ को कर सकते हैं। और फिर इल्लामा इकबाल ने भी एक बड़ी प्यारी बात की है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो देखें, इसका मतलब ये है कि आपने इतने एक्सट्रीम लेवल पर जाना है कि तकदीर बनने लगे तो खुदा बंदे से पूछ ले कि बता दे भाई कि तेरी क्या रज़ा है। मीन्स आपने इतना एफर्ट पुट करना है अपनी ज़िंदगी का और उस लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाके पहुंच जाना है अपनी मेहनत से, अपनी अच्छाई से, कि आपके लिए खुदा भी हो कि ये बंदे मैं तुझसे राज़ी हूँ, तो क्या चाहता है। तो ये इतनी बड़ी बात है, अगर इसको अंदाज़ा लगाएं कि हमें उस लेवल तक पहुँचेंगे ही तो अल्लाह हमसे बोलेगा ना। अभी अल्लाह क्यों नहीं कह रहा आपसे? क्योंकि आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो। आपने मेहनत करनी है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे आपने एक अच्छा इंसान बनना है, तभी आप आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। और यही मेरी तरफ से मैसेज है।